नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समसामयिक विषयों से जुड़े हुए टॉप 21 एमसीक्यूज की सीरीज को लेकर के आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 की वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो मैं आपको बताता चलूं कि हर साल दोनों देशों के मध्य 2+2 की जो मीटिंग है उसका आयोजन अलग अलग देशों, ये कह सकते हैं कि एक बार एक देश, दूसरा फिर दूसरा देश, ये कह सकते हैं कि कभी भारत में और कभी ब्रिटेन के अंदर। अभी पूछा जा रहा है कि 2023 की जो 2+2 की जो मीटिंग हुई है उसका आयोजन कहां पे किया गया? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा दिल्ली। 2+2 के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं कि 2+2 ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर दोनों देशों के एक तो होते हैं वित्त मंत्री और दूसरा होते हैं रक्षा मंत्री। ये दोनों आपस के अंदर हर साल इस मीटिंग का आयोजन किया जाता और इस साल की जो मीटिंग हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है और इसके अलावा अगर विदेश मंत्री की बात करें तो वह है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की जो बैठक होती है और इन्हीं के समकक्ष कह सकते हैं कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहां पे आते हैं और यहां पर रणनीतिक साझेदारी, इसके लिए रणनीतिक साझेदारी, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन जिसमें वीजा की फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें वहां पे डिस्कस करी जाती हैं और दोनों देशों के मध्य जितने भी प्रकार के ऐसे कोई मुद्दे होते हैं जो पहले से लंबित होते हैं, कोई ट्रीटी होती है, इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाता है। ऐसी जो 2+2 की जो वार्ता होती है वो भारत के साथ में और किन किन देशों के साथ में, तो मैं आपको बताता चलूं, अमेरिका, ब्रिटेन का तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ में भी हमारे 2+2 की मीटिंग जो है या कह सकते हैं वार्ता का आयोजन किया जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। दोनों पक्षों के बीच में विशेष रूप से व्यापार, निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के मध्य संबंधों को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में काम करा जाता है। और 2+2 जो डायलॉग होते हैं इसके अंदर भारत और यूके के संदर्भ में अगर बात करी जा रही है तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा करी जाती है और किसी भी प्रकार के जो लंबित मुद्दे हैं उन पे भी उनको समाधान की तरफ ले जाया जाता है। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह विवरण का ऐप मिलेगा? इसका आंसर चला जाता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर स्कूली जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टैब का इस्तेमाल किया गया है। उस टैब का जो नाम है उसका नाम है संदेह विवरण टैब। यहां पर विद्यार्थियों को एक तो होती है तकनीकी कौशल, जो कौशल है वो किससे संबंधित है? तकनीकी। इसके अलावा उच्चतर हायर एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, और एक होता है छात्रों को छात्रवृत्ति, जिसमें बच्चे अगर किसी प्रकार से कमजोर गरीब परिवार से आते हैं वहां पे उन लोगों को भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन को अचीव कर सके। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग जाति की जनगणना को भी शुरू की गई है, एक अलग फैक्ट है। बिहार की तर्ज पे, जहां पे बिहार में जातिगत जनगणना अभी हाल ही के दौरान संपन्न हुई है, इसी की तर्ज के ऊपर आंध्र प्रदेश ने भी एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए या कह सकते हैं पिछड़ों की आबादी को जानने के लिए इस प्रकार एक जो है आयोग का गठन किया है जहां पे सरकार क्या करने वाली है, पिछड़ा वर्ग जाति गणना शुरू करेगी। इसके अलावा दूसरा जो फैक्ट है वो आपको बताता चलूं, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन हब बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा, जहां पे पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो ही रही है तो और मैं आपको बताता चलूं कि श्रीहरिकोटा में हाल ही के दौरान
आदित्य L1 जो सूर्य मिशन के लिए एक मिशन जो ये कह सकते हैं कि यहाँ से सैटेलाइट जो भेजा गया है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, वो भी आंध्र प्रदेश का एक स्टेशन है जिसका नाम श्री हरिकोटा है, वहां से उसको प्रक्षेपित किया गया है। जान लेते हैं, अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें और राज्यपाल की बात करें, एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो वहां पे YS जगनमोहन जो रेड्डी है यहाँ के हैं मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें जाए तो S अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, और ये एक दक्षिणी राज्य है और ये सारी की सारी चीजें उस राज्य से ही संबंधित हैं। जान लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का धोरडो गांव जो है UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में उसको सम्मानित किया गया है। ये गुजरात का गांव है जिसको UNWTO के द्वारा उसको सम्मानित किया गया एज ए पर्यटन के तौर पे। और ये जो स्थान है, ये कह सकते हैं जो स्थान है वो कहां से जाता है, उसका संबंध है गुजरात से, और गुजरात एक सी कोस्टल एक राज्य है और वहां पे बावड़ियां ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके लिए भी पर्यटन के तौर पे उसको किया गया है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा भी गुजरात के गांधीनगर में है, यह भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। UNWTO द्वारा 54 गांवों की जो सूची बनाई गई उसके अंदर एक धोरडा गांव है जो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा 40 प्रमुख पर्यटन अन्य प्रकार के भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अगर राज्यपाल की बात करी जाए तो आचार्य देवव्रत जो है वो यहाँ के राज्यपाल भी हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला जो चौथा देश है वो कौन सा देश बना है, तो इसका जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है भारत। भारत के जो भी यात्री हैं, ये कह सकते हैं कि भारतीय लोग भी पर्यटन के प्रति ज्यादा उनके एक आकर्षण का विषय बन गया है। उसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फॉरेन ट्रिप भी करना चाह रहे हैं। उसी के जरिए जो है भारत के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वैश्विक जब यात्रा करेंगे तो खर्च करेंगे। और खर्च से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा ऐसा कौन सा देश बनेगा जो वैश्विक यात्रा खर्च करने वाले टॉप जो है वो देशों में उसकी गिनती होती है, और उसी के अंदर जो फोर्थ जो स्थान आता है वो किसका आता है, वो आता है भारत का आता है। पहले ये सारी चीजें भारत के पास नहीं हुआ करती थी क्योंकि भारत की जो पर कैपिटा जो इनकम थी वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी। और अब भारत जो है वो कभी भी अरबपतियों की बात होती है तो वहां पे भारतीय जो रईस हैं उनका नाम भी काफी बड़ी संख्या में आता है। और आजकल एक जो मध्यम प्रकार के जो लोग हैं वो भी विदेश यात्रा के लिए जाने लगे हैं, और इसी की एक वानगी आप देख पा रहे हैं कि अभी एक मेरिट्स बनी है और उसके अंदर भारत को चौथा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो गया है भारत। भारत जो है कुल व्यय पे $410 बिलियन खर्च करता है यहाँ की यात्रियों के द्वारा। इसके अलावा कुछ अन्य मैं आपको इंडेक्स बता दूं जहां पे भारत का कौन सा स्थान है। अगर इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है, जबकि विश्व पेंशन सूचकांक के अंदर भारत का 45वां स्थान है। टोटल 47 देश है जिसके अंदर भारत का स्थान है 45वां, जबकि प्रथम स्थान है नीदरलैंड है। चलिए थे विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसके अंदर 161वां स्थान है। और अगर मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें, HDI की बात करें, तो वहां पे भारत का स्थान 131वां आता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में स्थिरता स्पोर्टिंग में योगदान देने के लिए किसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, तो उसका जो नाम है वो ICAI, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट संबंधित एक संस्था है जो अपने कार्य के लिए जानी जाती है, कार्य कौशल के लिए जानी जाती है, और विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो CA के माध्यम से उसको संपादित किया जाता है। और उसी के संबंध के अंदर अभी हाल ही के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा UNCTAD के में ICAI को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICAR सम्मान 2023 से उनको सम्मानित किया गया है। तो ये CA से संबंधित था, और विभिन्न कंपनियों के अंदर जो CA काम करते हैं उन्हीं के संबंध में अवार्ड दिया जाता है एज ए ग्लोबल लेवल पे। और ICAI के जो अध्यक्ष वर्तमान के अंदर हैं उनका नाम अनिकेत सुनील है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता
कौन सा बैंक बना है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाता है एसबीआई। आरबीआई के द्वारा एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए, या कह सकते हैं उसको बेचने के लिए, एक अधिकृत बैंक के तौर पे उसको नोमिनेट किया हुआ है, या कह सकते हैं उसको नॉमिनेट किया गया, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, या कह सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए बॉन्ड खरीद सकता है, वहां पे पैसे जमा करा सकता है, और वो जो चुनावी बॉन्ड का जो पैसा होता है वो रिस्पेक्टिवली उस पार्टी के पास चला जाता है। ये जो धन है, ये ऐसी कवायद क्यों करनी पड़ी सरकार को, तो मैं आपको बताता चलूं कि चुनावों के अंदर विशेषकर जब संपादित होते तो वहां पे आपको मिलती है ब्लैक मनी, काला धन, और काले धन को लोग व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते थे, जिसके अंदर जब चुनाव आयोग के बाद में आचार संहिता लग जाती थी तो बहुत सारा काला धन आपको ऐसे ही मिलता था। अगर कोई व्यक्ति अब किसी पार्टी को डोनेट करना चाहता है तो आप चुनावी बॉन्ड खरीदिए, वो जो आपकी जो मनी है व्हाइट में गिनी जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स में भी उसका रिबेट मिलेगा। और चुनावों के अंदर एक तो क्या हो गया, स्वच्छ राजनीति देखने को मिलेगी, और जो काला धन है वो भी सरकार की नजरों में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है एसबीआई। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। इसी से पहले कुछ जान लेते हैं इसके फैक्ट्स। एसबीआई ने सभी अधिकृत शाखाओं को चुनावी बॉन्ड बिक्री करने की जो 28वीं जो किस्त है वो अभी 4 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर को उसने जारी कर दी है। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि हाल ही के अंदर 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस करी गई। भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि आगामी दिनों के अंदर 5 राज्यों के अंदर भारतवर्ष के अंदर चुनाव संपादित किए जाने हैं। अगर बात करें कौन कौन से राज्य हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है, और साथ में मिजोरम है। तो 5 जो राज्य है वहां पे अभी हाल ही के दिनों के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संपादित करवाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है, अगर चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं तो यह बॉन्ड जनवरी 2018 में देश में राजनीतिक फंडिंग व्यवस्था को साफ करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त जो है उसको किया जाने लगा था। अब बात करते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो एसबीआई की जो स्थापना थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई है। एसबीआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में स्वामीनाथन जानकी रमन है, वो अभी वर्तमान में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने किस संस्थान से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड उसका नाम है, और LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए किसके साथ में सौदा कराया। तो पहले जो भारत के अंदर रक्षा उपकरण जो लाए जाते थे उनको सामान्यतः आयात किया जाता था, लेकिन स्थितियां बदली हैं, पॉलिसी चेंज हुई है। अब कोई भी कंपनी अगर भारत की इसके बाहर की है उसको भी ये कहा जाता है कि आप ये अपने उपकरण ले तो हम लेंगे हम, लेकिन आपको उनको उत्पादन करने का जो काम आप कहाँ करेंगे, उसको भारत में ही करेंगे। इसका कह सकते हैं साझा जो उत्पादन है वो आपको भारत में ही करना पड़ेगा। इस प्रकार की शर्तें भारत सरकार के द्वारा अन्य जो निर्यातक जो देश है उनके साथ में ऐसी करी जा रही हैं। उसी के संदर्भ के अंदर अभी जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये एक भारतीय कंपनी है, उसके द्वारा ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उनको बनाया जाएगा। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इसके साथ में क्या किया है, एक सौदा किया है, या कह सकते हैं कि अनुबंध किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। इंडियन एयरफोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 156 अतिरिक्त प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है उनका उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। और भारतीय वायुसेना जो वर्तमान में 2 कह सकते हैं चुनौतियों से जूझ रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के साथ में, तो वहां पे सुदूर जो हाईली एल्टीट्यूड जो एरिया है वहां पर जो है इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। एक तो ये क्या कर सकता है, 16,400 फीट तक ये ऊंचा उड़ सकता है, छोटी जगह पे क्या कर सकता है, ये लैंड कर सकता है और वहीं से टेक ऑफ कर सकता है। और इसी के संदर्भ के अंदर ये सौदा अभी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम VR चौधरी है। अगर बात करें थल सेना के अध्यक्ष की तो उनका नाम है मनोज पांडे। और अगर लास्ट में बात करने वाले हैं कि R हरि कुमार है, वो नेवी के चीफ है। थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि CDS चीफ जो डिफेंस स्टाफ है वर्तमान में वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार है। इससे पहले
जो भारत के प्रथम जो सीडीएस थे उनका नाम जो जनरल विपिन रावत था, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे के सारे आपने फैक्ट्स मेरे द्वारा जाने और एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट, मतलब कह सकते हैं कि जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसके लिए एक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? कि वॉर अगेंस्ट वेस्ट का मतलब यह है कि आपका ऐसा कोई आइडल व्यक्ति हो जो इस जो एक मुहिम है या कह सकते हैं ये जो मिशन है, इस मिशन के तौर पे उसको एक आइडल जो चेहरा है, एक आदर्श जो चेहरा है, वो दुनिया के सामने लाया जाए, जिसको लोग माने। और उसी के लिए एक कैप्टन बाना सिंह हुए हैं, उनको इसका क्या बनाया गया है? आइडल बनाया गया है, नामित किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए वो क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बाना सिंह है इनकी क्या उपलब्धि रही है, और अगर किसी उपलब्धि वाली व्यक्ति को बनाया जाता है तभी लोगों की नजरों के अंदर एक सम्मानजनक उनका स्थान होता है। और उसी के संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि जो बाना सिंह है उन्होंने जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए उनको राजदूत के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो उनको जम्मू और कश्मीर ने देश के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पीवीसी है, परमवीर चक्र जो भारत का सबसे जो उम्दा कह सकते हैं कि जो किसी रक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है उसको पीवीसी कहते हैं, परमवीर चक्र, उससे वो सम्मानित है। इसके अलावा कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए किया गया है, और इनके अलावा इनको सेना मेडल, उत्कृष्ट सेवा मेडल AVSM, इस प्रकार की सैन्य सम्मानों से भी उनको नवाजा गया है। कचरा मुक्त भारत के लिए इनको वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं कि नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध करने के लिए जो जुटाई की जो राशि, जो धनराशि है, उसका उपयोग किस योजना के पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा? तो मैं आपको नाबार्ड के बारे में बता दूं, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ये कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ये कार्य करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। जो दूर दराज ये कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है, लेकिन अगर यहाँ पे BSE या कैसे बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है वहां पे इसको सूचीबद्ध अगर कर लिया गया है और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको किस मिशन के तौर पे उसको खर्च किया जाएगा, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, तो प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंदर ये कहा गया कि 2024 तक देश के अंदर सभी घरों के अंदर स्वच्छ पानी को पहुंचाया जाएगा। तो और इसी के लिए बहुत बड़ी एक मुहिम चली हुई है, 2024 तक इसको सब लोगों को पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसको मुहैया कराया जाएगा। ऐसी केंद्र सरकार की स्कीम है। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये राजस्थान से आते हैं और ये जोधपुर से सांसद है। तो आपका ये जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जल जीवन मिशन। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, BSE के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उन्होंने अपने सोशल बॉन्ड्स को क्या किया? लिस्टिंग करवाने की घोषणा करी। बैंक ने इस पेशकश को जरिए 1040 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए हैं। IPO आया था और वहां पे इतने पैसे इन्होंने जुटा लिए। अब पैसे आपने जुटा लिए हैं तो इनका खर्च भी आपको किसी जगह पे करना होगा, और सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वह है पानी। सब लोगों को स्वच्छ पानी मिले और उसी की तर्ज के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। और मैंने अब मंत्री के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। 2024 तक सभी घरों तक पानी पहुंचाने की कवायद चल रही है जोर शोर से, और उसी के लिए जो इसको फ्लैगशिप स्कीम्स में भी सरकार ने इसको डाल रखा है। कहने का मतलब सबसे जो प्राइम मोटो काम है वो लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने वाला। देख लेते हैं इसके बारे में। इस धनराशि का जो उपयोग है वो तेलंगाना में जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की पेयजल परियोजना को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन का खाद्यान्न पैदा करती है? तो यहाँ पे प्रजाति के बारे में कहा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। केंचुआ जो है उसको
किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुए की जो खाद होती है वो इतनी उम्दा तरीके की होती है कि किसी भी फल अगर उसको फसल के लिए डाला जाता है तो फसल की एक तो गुणवत्ता, इसके अलावा उत्पादन, दोनों के अंदर ही जो है क्या मिलती है, आशातीत वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 140 मिलियन टन तक का खाद्यान्न पैदा करने की कोई प्रजाति अगर कर सकती है तो कौन कर सकती है, वो उसका नाम है केंचुआ। देखते हैं इसके बारे में कुछ। किसान का मित्र केंचुए को जाना जाता है। केंचुआ वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के अंदर रूस के बराबर जितनी जो भूमिका निभाती है, या कह सकते हैं रूस जितना खाद्यान्न में उत्पादन करता है उतना तो केंचुआ कर देता है। 140 टन का उत्पादन करने का कार्य कौन करता है, सब जो सहभागी बनता है वो केंचुआ बनता है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। यदि केंचुओं को एक देश अगर माना जाता तो उनके खाद्य उत्पादन उन्हें चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन वाला जो देश है, इतना उत्पादन करने वाला केंचुआ बन जाता, जो कि केवल रूस से पीछे होता, जिसने 2022 के अंदर 150 मिलियन टन का उत्पादन किया था। इस वर्ष 120 मिलियन टन का उत्पादन का उसका क्या है, अनुमान है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। फसलों के तौर पे देखा जाए तो केंचुआ है वो उसको किसान के मित्र के रूप में उसको जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी करी है? तो मैं आपको बता दूं, इस संस्था का नाम है लेसेंट कमीशन। लेसेंट कमीशन ने हाल ही के दौरान महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अलावा जो बच्चेदानी का कैंसर है, गर्भाशय का जो कैंसर है, सबसे ज्यादा इसकी तादाद देखने को मिल रही है। और भारत के अंदर विशेषकर महिलाओं के अंदर इस प्रकार के केसेस ज्यादा से ज्यादा आने लगे हैं। और एक इसको कह सकते हैं क्रोनिक डिजीज है, दुर्लभ, कह सकते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है, और इसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर भय व्याप्त हो जाता है। और इसी के लिए लेसेंट कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है वो अभी जारी करी है, जिसके अंदर महिलाओं या कह सकते हैं कि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस उनको प्रदान करना, इसके अलावा कैंसर का जो इलाज होता है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी है उसको कैंसर का कह सकते हैं जो थेरेपी होती है, ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट होता है उसका संबंध किससे पूछा जा सकता है, तो आपको बता सकते हैं कि उसको कैंसर। कैंसर के अंदर जो किसी प्रकार की जो विधियां उपयोग में लाई जाती है, जिसमें एक का नाम होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के जरिए भी जो मरीज है उसके कह सकते हैं कि दवाओं के जरिए वहां तक जहां पे टिश्यूज, जो टारगेटेड टिश्यूज हैं, वहां पे उनको न्यूट्रल करने का काम कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। लेसेंट कमीशन का मैंने आपको आंसर बता ही दिया। कैंसर के अध्ययन करने को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर दिवस की बात हो रही, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 फरवरी को मनाया जाता है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। लेसेंट कमीशन के अनुसार कैंसर की जो पहचान समय पर अगर हो जाती है, और कहा भी बिल्कुल जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि समय पर उसकी पहचान कर ली जाए, तो इसका जो रोग है उसका निदान किया जा सकता है आसानी से। तो इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना, विशेषकर महिलाओं में होने वाले पूर्ववर्ती लक्षणों को क्या करना है, उनको पहचानना है, और समय पर उनका ट्रीटमेंट भी जो सुनिश्चित किया जा सके, इसी के लिए लेसेंट कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने एक समर्पित पर्यटन नीति 2023 को लॉन्च किया है और 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में करने वाला है? तो मैं आपको बताता चलूं, सवाल पहले भी आया है कि भारत ऐसा चौथा देश बन गया जहां के लोग, यह कह सकते हैं यहाँ के जो यात्री विदेशों के अंदर यात्रा करने वाले हैं, और वहां पे लगभग 140 मिलियन डॉलर पैसा वो वहां पे खर्च करेंगे, जैसा कि और देश करते आ रहे थे इतने सालों में। और भारत अभी जो रैंक, यह कह सकते हैं पायदान पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात पर्यटन की हो रही है तो वहां पे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर कोई भी विदेशी यात्री आता है तो सबसे पहले वो तमिलनाडु पहुंचता है, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर विदेशी कोई यात्री अगर आते हैं, अगर कोई विदेशी यात्री अगर भारत पहुंचते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पहुंचते हैं तो वो पहुंचते हैं तमिलनाडु। इसके बाद में वो समानांतर रूप से केरला में भी जाते हैं, राजस्थान में भी आते हैं वो, इसके अलावा यूपी में भी आते हैं। और पर्यटन जो उद्योग है वो आजकल काफी बड़े लेवल पे फल फूल रहा है, और लोगों की आय का एक कह सकते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बन गया है। और भारत के अंदर जो है पर्यटन के अंदर असीम संभावनाएं हैं, और उसी के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है जहां पे 20,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु ऐसा खर्च करने वाला है, और यहाँ पे एक पर्यटन नीति भी हर एक राज्य हालांकि बनाते ही हैं। तो इसके संदर्भ में ये सारा प्रश्न पूछा जा गया आपसे क्या है। विदेशी पर्यटकों का गंतव्य स्थान जो है तमिलनाडु है। अगले 5 वर्षों में राज्य का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है। 3 लाख लोगों को कौशल, इस प्रकार का कौशल प्रदान करना है, जिसकी वजह से पर्यटन को और ज्यादा मजबूत प्रदान किया जा सके। इसके अलावा 12% की अगर स्टेट की बात करें कि जो ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसके अंदर 12% अगर हिस्सा आता है तो किससे आता है? पर्यटन से आता है। पर्यटन उद्योग और सहायक उद्योग में लगभग 25 लाख जो है वो लोगों के रोजगार को सृजन करने की यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि सभी राज्यों के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रिकॉर्ड हर बार भारत के द्वारा, ये कह सकते हैं भारत के सबसे, जो कह सकते हैं कि भारत के भगवान, यह कह सकते हैं कि क्रिकेट के भगवान के तौर पे सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है और वो भारत रत्न भी है। लेकिन अभी हाल ही के दौरान भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली भी दिन प्रतिदिन इस प्रकार के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं अन्य खिलाड़ियों का। और 26,000 रन सबसे ज्यादा तेज अगर किसी भी इनिंग्स के अंदर किसी ने बनाए हैं तो उनका नाम विराट कोहली है। तो इसका जो आंसर हो गया है वो विराट कोहली हो गया है। चलिए, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन इन्होंने बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर उन्होंने पीछे छोड़ दिया। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में भी उन्होंने क्या लगाई थी? सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने 48वां शतक भी जड़ा। आज अगर बात हो रही है 23 अक्टूबर के बारे में, तो कल रात को जो मैच खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पे भी उन्होंने 90+ रन वहां पे करे थे। और इंडिया की जो जीत है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका सदैव ही निभाते हुए आ रहे हैं। एज ए अगर रन चेस की बात करें तो वहां पे विराट कोहली अपने आप में एक बेहतर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं बनिस्पत अन्य विश्व के खिलाड़ियों में। जहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको विराट कोहली के बारे में और बता दूं कि अगर चेजिंग स्कोर है वहां पे अगर 33 मैच हुए हैं जिसके अंदर 32 बार वो टीम को जिता करके ले गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया है। तो गोल्डन पिकॉक जो आपदा प्रबंधन के लिए अगर दिया गया है तो उनका नाम है RIC लिमिटेड। उसको आपदा प्रबंधन के अंदर पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी RIC लिमिटेड आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से उनको गोल्डन पिकॉक का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। बात कर लेते हैं कि गोल्डन पिकॉक क्या है। इसकी पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी, कह सकते हैं कि पुरस्कार कब से दिया जाने लगा था? तो 1991 से इसको दिया जा रहा है। और RIC जो लिमिटेड है एक गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन है और इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जिसके अंदर लोगों के पास अकूत संपत्ति का पता लगाने के लिए या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार, क्योंकि जो भारत की जो एजेंसी है क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, और इसी के द्वारा जो है वो ऑपरेशन चक्र को चलाया जा रहा है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम और वित्तीय अपराधियों पर रोक लगाना है। CBI की स्थापना के बारे में बताया जा रहा है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि 1963 में भ्रष्टाचार निवारण पे के संथानम कमेटी की अनुशंसा पे बनाई गई है। उसके संथानम जो कमेटी उसकी रिकमेंडेशंस पे पूछा जा सकता है कि CBI किस कमेटी की अनुशंसा पे इसका गठन किया गया। तो इसका आंसर आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है कि 1962 से लेकर के 64 के बीच में के संथानम कमेटी ऑलरेडी पहले से गठित की गई थी और उसी की सिफारिशों पे CBI का गठन किया गया। वर्तमान में अगर CBI निदेशक की बात करें तो उनका नाम प्रवीण सूद है। इससे पहले वो कर्नाटका के क्या थे? DGP थे। और वर्तमान में CBI का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ का जो शीर्ष मानवाधिकार का जो पुरस्कार है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसे इसको क्या किया है। तो एक मध्य एशिया का देश है, भारत का रणनीतिक साझेदार है, एज ए वो तेल उत्पादक देश भी है और भारत उससे तेल आयात भी करता है और उस देश का नाम है ईरान। तो ईरान की जो एक लेडीज थी या कह सकते हैं एक महिला कार्यकर्ता थी, इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी और उसके बाद में वहां के या कह सकते हैं ईरान सरकार ने इनको डेथ कह सकते हैं या फिर इनको मार दिया गया था।
तो इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है और इसका जो आंसर जाता है वो जाता है महसा अमीनी को। तो ये पुरस्कार उनको दिया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को मरणोपरांत 16 सितंबर 2000 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक कार्यकर्ता थी और उसके बाद में ईरान सरकार ने उनको मार दिया था और यूरोपीय संघ यूनियन ने इनको इस पुरस्कार से नवाजा। इन्होंने ईरान की रूढ़िवादी इस्लामी धर्मतंत्र के खिलाफ समग्र विश्व के अंदर प्रदर्शन उन्होंने शुरू करे। शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार की शुरुआत जो अगर यूरोप में हुई है तो 1988 में हुई है। उद्देश्य यह है कि मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किन्हीं या जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, चाहे वो अगर जी रहे हैं तो भी या मरणोपरांत भी उस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी और सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान के अंदर 27 है, क्योंकि ब्रेक्जिट हो गया। ब्रेक्जिट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन इस ईयू की संस्था से क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है। तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या की बात हो रही है तो वहां पे 27। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस संस्थान ने सस्ते पानी को उच्च लागत पर रिपोर्ट जारी करने वाली क्या बताया गया है, कि यह बताया गया है कि किस संस्थान ने सस्ते पानी की उच्च लागत की रिपोर्ट उन्होंने क्या करी है, जारी करी है। तो यहाँ पे इसका नाम था WWF। WWF ने जो है उच्च लागत वाली के बारे में बताया है। WWF की रिपोर्ट शीर्षक का सस्ते पानी की उच्च लागत बढ़ते वैश्विक जल संकट की ओर चेतावनी देता है। 58 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक मूल्य खाद्य सुरक्षा और सतर्कता के लिए खतरा पैदा करता है। विश्व जल दिवस की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 22 मार्च को ये मनाया जाता है। विश्व में पानी योग्य जो जल है वो मात्र 3% ही है। इसके अलावा समुद्र का जो पानी है वो खारा है। तो अगर 97% तो खारे पानी हो गया जिसका किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको 3% के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है आपको 2.4 ग्लेशियर्स के अंदर, जिसमें उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है। इसके अलावा अगर जो 0.06% जो है उसके अंदर नदियां हो गया, झीलें होगी और तालाब होगी, जिससे हम लोग अब क्या करते हैं, पानी की प्यास बुझाते हैं या कह सकते हैं कि अपनी प्रकार की जो जरूरतें पानी से संबंध होती है उनको पूरा करते हैं। चलिए जान लेते हैं 19वां प्रश्न। अमृतकाल विजन 2037 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? कोयला उद्योग से बिल्कुल नहीं है। समुद्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अमृतकाल की बात हो रही है जिसके अंदर किसी क्षेत्र से इसको संबंधित है तो है कौन सा? समुद्री उद्योग। तो समुद्री उद्योग से अमृतकाल विजन 2047 है उसका इससे संबंध है। पीएम द्वारा मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2000 को लॉन्च किया गया। अगले 25 वर्षों तक यह कह सकते हैं 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित अमृतकाल के लिए समुद्री क्षेत्र के विकास का एक रोड मैप इन्होंने बनाने के लिए कहा गया है या रोड मैप बनाया जा रहा है। इसके जरिए देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2024 तक हर एक घर तक या कह सकते हैं हर घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का जो केंद्र सरकार की एक जो फ्लैगशिप स्कीम है उसका ये एक हिस्सा है। बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न। आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस 2023 का जो विषय है उसका जो विषय है वो है कौन सा? या आंसर कह सकते हैं एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो ये इसका विषय है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 10 नवंबर 2023 को विश्व के लगभग 100 देशों के अंदर इसको मनाया जाएगा। अभी मनाने जा रहा है, 10 नवंबर अभी आए नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर ही मनाया जाता है और धन्वंतरी ही जो है वो आयुर्वेद के प्रणेता है। यह कह सकते हैं कि इन्होंने ही इस टेक्निक को इजाद किया था। विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। टैगलाइन किसकी? हर दिन सभी को आयुर्वेद के लिए क्या करना? तैयार करना है। यह आयुर्वेद हर दिन जो है यह किसी भी मनुष्य के लिए डेली यूज में आने वाली चीज है। अभी वर्तमान में अगर आयुष मंत्री की बात करें तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में आयुष मंत्री भी हैं। चलिए जान लेते हैं अंतिम प्रश्न। और आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो यह है, हाल ही में प्रेरक कार्य कार्यक्रम ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो ए लाइफ का जो आयोजन हैप्पीनेस की बात करी जा रही है तो उसका आंसर चला जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर इस जो है वो हैप्पीनेस का आयोजन किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा इसके
उपराज्यपाल है और जम्मू कश्मीर के अंदर 19 अक्टूबर को इसको मनाया गया। कश्मीर विद्यालय के इनर स्पेस सेंटर द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न था, इसको आपने जाना। आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ अगर इसकी चाहते हैं, क्लास की अगर चाहते हैं, नोट्स की चाहते हैं, तो आपको लिंक के अंदर आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगी। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। जय हिंद, जय भारत।